बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बखैर आखिर इसमें आतिफ वक्कास और आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी के एक्सरसाइज में मौजूद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, यू पुश अ हेवी क्रेट डाउन अ रैम्प एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ओनली 4 forces act on the crate. Which force does the greatest magnitude of work on the crate? Option A, the force of friction. Option B, the force of gravity. Option C is the normal force. And option D, the force you pushing. Well, question number 1, अगर इस सिचुएशन को यहाँ पे ड्रा किया जाए, ये रैंप है और यहाँ पर आप इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब ये आपके फोर्स लगाने की जो डायरेक्शन है, दैट इज लेट्स सपोज योर फोर्स F1 एंड then there is gravitational force जो कि डाउनवर्ड होता है, that is mg, and then there is a force of friction between the surface and this crate, so वो इस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट टू द मोशन होगा दैट फोर्स। और एक और फोर्स है जो कि नॉर्मल फोर्स है इस सरफेस का, दैट इज इन दिस डायरेक्शन। सो यू कैन सी देयर आर 4 डिफरेंट फोर्सेस एंड अमंग दोज फोर्सेस कौन कौन से फोर्सेस वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं वर्क जो है, चूंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डाउनवर्ड हो रही है इस डायरेक्शन में, सही है। डिस्प्लेसमेंट की अलोंग दिस प्लेन मोशन है, तो ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। और फोर्स इसमें F1 जो है ये बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, लेकिन इस वेट का एक कंपोनेंट जो है, अगर आप देखें ये वेट जो है नॉर्मल के साथ कोई एंगल बना रहा है थीटा। अब हमने इस वेट के 2 कंपोनेंट्स बनाने हैं, एक कंपोनेंट नॉर्मल के साथ बैलेंस हो जाता है और दूसरा कंपोनेंट इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग होता है, and that component is the one that is supporting you. ये आपके साथ इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, इसका वेट b, और वो कंपोनेंट वेट का है mg sin थीटा। सो mg sin थीटा, और आप ये दोनों फोर्सेस डाउनवर्ड एक्ट कर रही हैं, जबकि फ्रिक्शन इन दोनों फोर्सेस की अपोजिट डायरेक्शन में है। नॉर्मल फोर्स और वेट का जो ये कंपोनेंट है, दैट इज mg cos थीटा, ये वर्क डन नहीं कर रहे क्योंकि दे आर परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। एंड अगर आप देखें क्वेश्चन में कहा गया है कि जी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, यानी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो F समेशन ऑफ फोर्सेस इज 0। अब कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं आप देख सकते हैं, आपकी फोर्स और वेट का वो कंपोनेंट जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, सो दैट इज mg sin थीटा, ये दोनों मिलकर इस फोर्स के इक्वल होंगे, तभी ये इक्विलिब्रियम में है ये सिस्टम। सो रीअरेंज करने से, इसको मैंने इसलिए नेगेटिव लिखा कि इन दोनों को मैंने पॉजिटिव लिखा है, सो ऑब्वियसली इफ देयर सम इज 0 दिस शुड बी ऑफ अपोजिट साइन। एंड रीअरेंज करने से हमें पता चलता है कि जी ये दोनों मिलकर फ्रिक्शन जीतने हैं, तभी वो ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रहा है। अब अगर दोनों साइड d से मल्टीप्लाई कर लें डिस्प्लेसमेंट से, सो यहाँ पे भी d आ जाएगा, और इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लें, यहाँ पे भी d आ जाएगा। तो एक ये वर्क है और एक ये वर्क है, तो आप देख सकते हैं ये 2 फोर्सेस मिलकर जितना वर्क कर रही हैं, ये फोर्स अकेला उतना ही वर्क कर रहा है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन परफॉर्म्स मोर वर्क देन द रेस्ट ऑफ द फोर्सेस। सो क्वेश्चन नंबर 2, the force constant of a wire is K and that of the another wire is 3K when both the wires are stretched through same distance. If work done are W1 and W2, then option A, W2 is W1, option B, W2 is 9W1, option C, W1 is 3W2, and option D is W2 is 3W1. वेल इस क्वेश्चन में अगर आप देखें वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है। सो अगर हम किसी इस तरह के सिस्टम की बात करें, स्प्रिंग है या कोई स्ट्रिंग है जिसको डिफॉर्म करके हम वर्क कर रहे हैं, यानी उसको डिफॉर्मेशन पे वर्क कर रहे हैं, या स्प्रिंग को स्ट्रेच किया या
तार है उसको स्ट्रेच किया, तो इस साइड पे मैं एक्सटेंशन लिख लेता हूँ, एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग एंड या स्प्रिंग या जो भी है, और इस साइड पे मैं फोर्स लिख रहा हूँ, जो फोर्स इसमें ये एक्सटेंशन पैदा कर रहा है। अब ऑब्वियसली अगर आप हुक्स लॉ पढ़ चुके हैं तो हुक्स लॉ में आपने देखा था कि फोर्स और एक्सटेंशन के दरमियान का ग्राफ स्ट्रेट होता है। मैं अपने फोर्स की बात कर रहा हूँ, अगर मैं इसको स्ट्रेच कर दूँ, वर्क करूँ, तो वो इस तरह का एक ग्राफ होगा, क्योंकि जो x बढ़ेगा तो फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, F इज़ प्रोपोर्शनल टू x। सो अगर इस ग्राफ का आप देखें एरिया, तो ये एरिया चूँकि आपको वर्क देगा, अब ये एरिया किसकी इक्वल होगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू है फोर्स की F और यहाँ पे फोर्स की वैल्यू थी 0, यहाँ पे एक्सटेंशन 0 था, यहाँ पे एक्सटेंशन हुआ x। अगर मैं इस ग्राफ का एरिया देखूँ तो एरिया ऑफ दिस ग्राफ इज़ वर्क एंड दैट वर्क इज़ हाफ एफ एक्स, क्योंकि ट्राइंगल है, हाफ बेस मल्टीप्लाइड विद हाइट। सो एफ क्या है, हुक्स लॉ के मुताबिक एफ इज़ के एक्स। सो आप एफ की जगह के एक्स पुट कर लें, ये एक्स ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद था, आपको क्या मिलता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। सो दैट इज़ द वर्क दैट इज़ डन इन स्ट्रेचिंग दैट स्ट्रिंग और स्प्रिंग और वट एवर इट इज़। But K here is the constant. Obviously किसी भी मटेरियल को डिफॉर्म करते हैं तो उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ पे इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। कुछ मटेरियल का जो है रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट ज़्यादा होता है, कुछ का कम होता है। सो K इज़ रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। अब क्वेश्चन ये है कि जी दो डिफरेंट स्प्रिंग्स हैं, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, तो इसके लिए अगर आप देखें तो इसका वर्क हो जाएगा on W1 that is half K1x square and K1 is K whereas K2 is 3K, ये गिवन है, तो ये हो जाएगा जी हाफ KX स्क्वायर। लेकिन अगर आप W2 की बात करें तो उसके लिए हाफ K2x स्क्वायर हो जाएगा और K2 आप जानते हैं कि 3K है, तो ये हो जाएगा 3KX स्क्वायर। 3 इसमें एक एक्स्ट्रा आता है तो इसको बाहर लिख लें, बाकी वही चीज़ हाफ KX स्क्वायर एंड W2 इज़ 3W1। क्यों? क्योंकि हाफ KX स्क्वायर जो था दैट वाज W1, तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि W2 इज़ 3 times W1। ऑप्शन C इज़ करेक्ट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड है और इसमें क्या कहते हैं, कहते हैं कि जी इफ मास ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, द एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 11.2 किलोमीटर्स पर सेकंड if the mass of the earth increases to twice its value and the radius of the earth becomes half, the escape velocity is option A 5.6 kilometers per second, option B 11.2 kilometers per second, option C 22.4 kilometers per second and option D 33.6 kilometers per second. So escape velocity का फार्मूला अगर हम लिखें, so that is V escape to capital G times mass of that planet divided by the radius of the planet. So this is for first case and this gives 11.2 in case of earth. If I substitute the values of earth, mass of earth, radius of earth and the constant, gravitational constant, so I get 11.2 kilometers in 1 second. Then if I change the values, if I put 2 here, as they say, the new escape velocity would be what would be the new escape velocity when we double the mass? Yes, I double it and then we halve the radius, so RE divided by 2 here. So from here this 2, the denominator of denominator is actually numerator, so you can take these 2 to here and you get 4 times 2gme mass of earth divided by re and then ये 4 बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा और बाकी जो है ऑलरेडी इनिशियल एस्केप वेलोसिटी के इक्वल है, तो V new is twice the original value.
So यहाँ पर 2 multiplied with whatever it is, it's 11.2, multiply कर लें and you get 22.4 kilometers in a second. So option C is the correct option. And then in option 4, an example of non-conservative force: electric force, gravitational force, frictional force, and then magnetic force. So obviously frictional force is non-conservative force. Then question number 5. When the speed of your car is doubled, by what factor does its kinetic energy increase? Obviously आप जानते होंगे कि kinetic energy का फार्मूला जो है that is half mv². So kinetic energy is question number 5. Kinetic energy is proportional to the square of velocity. If mass is not changed, obviously mass change नहीं होता किसी कार का classically. So kinetic energy speed के डबल होने से क्या हो जाएगी? आप जानते हैं कि kinetic energy is proportional to the square of speed, square of velocity, and if you double the velocity, the kinetic energy increase by 4 because it would be 2v² and it would be something 4 times the initial value. So the new kinetic energy is 4 times the kinetic energy of that car अगर उसका स्पीड डबल कर दिया जाए. So option C is the correct option. And then question number 6. 1 horsepower is given by. So 1 horsepower is 746 watt. यहाँ पर option A मौजूद है. Option A is the correct. Work is said to be negative when F and D are. Well, given options को अगर आप देखें, so parallel, anti-parallel, perpendicular at 45 degree. So parallel हो तो वर्क पॉजिटिव होता है, perpendicular हो तो वर्क 0 होता है, 45 डिग्री पे भी वर्क 0 पॉजिटिव ही होता है. सिर्फ एक सिचुएशन है एंटी पैरेलल केस इस इन गिवन ऑप्शन में. एंटी पैरेलल अगर होंगे तो एंगल 180 होगा और आप जानते हैं कि F.D इज FD cos थीटा. और अगर आप एंगल को 180 पुट कर लेते हैं तो 180 इज -1, सो आपके पास -FD आ जाता है. सो इट्स ऑप्शन B दैट इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन B करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 8 को देखें. 2 bodies of mass m1 and m2 have equal momentum. Their kinetic energies E1 and E2 are in the ratio. Well, इस क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान का रिलेशन हमने यूज़ करना है क्योंकि इसने कहा है कि जी मोमेंटा सेम है दोनों पार्टिकल्स की, तो आप उनकी काइनेटिक एनर्जीज़ के दरमियान का रेशो बताएं. सो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है p² डिवाइडेड बाई 2m. अगर हम मोमेंटम के साथ इसको रिलेट करें तो ये मास के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है. तो अगर काइनेटिक एनर्जीज का रेशो E1 रेशो E2 है तो मास इसका का रेशो जो है इसके उलट हो जाएगा, m2 रेशो m1 होगा. लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करके चेक करना चाहते हैं तो E1 के लिए ये m1 हो जाएगा, E2 के लिए ये m2 हो जाएगा. और अगर आप उनका रेशो निकालें, E1 को E2 पे डिवाइड करें तो E1 ऊपर लिखें डिवाइडेड बाई p² डिवाइडेड बाई 2m2. इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें तो ये उल्टा हो जाएगा, 2m2 डिवाइडेड बाई p² हो जाएगा. एंड p² कैंसल्स विद p² क्योंकि मोमेंटा सेम है एंड 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा एंड यू गेट m2 रेशो m1 दैट इज E1 रेशो E2. तो अगर मोमेंटा सेम है तो सिंपली एनर्जीज का रेशो मास के रेशो के उलट होगा, यानी इनवर्स रिलेशनशिप होगी. सो E1 रेशो E2 के लिए आपने m2 रेशो m1 लिखना है. ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 9. द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय विंड्स, ग्रेविटी, क्लाउड्स, रोटेशन ऑफ अर्थ. ऑब्वियसली ग्रेविटी है जो गैसेस को अर्थ के एटमॉस्फेयर में रखता है, उनको स्केप नहीं होने देता. सो क्वेश्चन नंबर 9 में बी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 10 को अगर आप देखें, यहाँ पर मोमेंटम एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का यही रिलेशनशिप यूज़ हुआ है. तो इसके लिए एक तो शॉर्टकट हम यूज़ कर सकते हैं
लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि शॉर्टकट्स वगैरह से दूर रहें, क्योंकि आप अक्सर ये होता है कि आप जल्दी में शॉर्टकट गलत यूज़ कर लेते हैं, उस पर वैल्यू गलत पुट कर लेते हैं, क्योंकि वो एक तरह का रट्टा होता है, फार्मूला आपने रटा होता है। बेहतर ये होता है कि आप ख़ुद इतनी प्रैक्टिस करें कि अपने शॉर्टकट्स खुद डेवलप करें, ठीक है। लेकिन फिर भी टाइम बचाने के लिए आप अगर आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस है तो फिर आप शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए शॉर्टकट फार्मूला आपके पास ये हो सकता है कि अगर आपको काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज देखनी है, परसेंटेज चेंज, तो आप यूँ करेंगे कि जो परसेंटेज चेंज आपको मोमेंटम की दी गई है उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, और फिर उसके अंदर अगर इंक्रीज़ है तो प्लस डेल्टा पी बाई 100 इसका स्क्वायर ये कर लें, ये इसमें ऐड कर दें, डेल्टा पी का स्क्वायर डिवाइड बाई 100। लेकिन अगर इसमें डिक्रीज़ आई है मोमेंटम में तो फिर इसको माइनस में लिखेंगे। बहरहाल यहाँ पे देखते हैं, चूँकि मोमेंटम 20% इंक्रीज़ हुआ है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये ऊपर जो है 20 मल्टीप्लाइड बाई 20, एंड ऑब्वियसली ये भी परसेंट में थे, नीचे 100 है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से 4 आ जाएगा, यहाँ से 40 आ जाएगा। सो 40% प्लस 4% एंड यू गेट 44%। सो ये शॉर्टकट है। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपरली सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका भी एक तरीका आपको बता दूं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इस फार्मूला के क्वेश्चंस आएंगे। हो सकता है वो कह दें कि जी काइनेटिक एनर्जी में इतने % चेंज आए तो मोमेंटम कैसे होगा। लेकिन अगर इस तरह आ जाता है तो फिर हमेशा आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। इंक्रीज़ के लिए प्लस लिखें और डिक्रीज़ के लिए यहाँ पर फिर माइनस हो जाएगा। लेकिन मैं इसका बाकायदा तरीका यहाँ पे कर लूँ। यहाँ पे चूँकि आपने ऑलरेडी ये फार्मूले लिखे भी हैं, मैं दोबारा इन्हीं को यूज़ करूँगा। ये एनर्जी का जो है फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। इनिशियली लेट्स सपोज आपके पास ये मोमेंटम है और वो कहते हैं कि जी मोमेंटम में इंक्रीज़ आई, तो मोमेंटम में 20% इंक्रीज़ आएगी तो P प्लस 20% ऑफ P ये उसमें ऐड हो जाएगा। ये आपका जी नया मोमेंटम होगा P डैश। अब नया मोमेंटम पुराने मोमेंटम में 20% ऑफ P ऐड करना होगा। सो इसका मतलब है 20/100 ऑफ P, एंड यहाँ से हमारे पास आ जाता है 0.2p, यानी 1.2p हो जाएगा नया मोमेंटम। तो अगर पुरानी काइनेटिक एनर्जी p²/2m है तो नई काइनेटिक एनर्जी जो होगी दैट वुड बी p²/2m, और p डैश की जगह 1.22p पुट कर लें तो ये 2m इस तरह इसके ऊपर स्क्वायर है तो सॉरी यहाँ पर एक 2 है। अगर मैं ये स्क्वायर ओपन कर लूँ तो मेरे पास आ जाता है 1.44p² डिवाइडेड बाई 2m, दैट इज न्यू काइनेटिक एनर्जी। अब नई काइनेटिक एनर्जी मिली, पुरानी काइनेटिक एनर्जी मौजूद है, इनका डिफरेंस फाइंड करें तो डेल्टा के ई हमारे पास क्या आती है, दैट इज 1.44p²/2m माइनस 1p²/2m जो पहली काइनेटिक एनर्जी थी। अब इसमें अगर हम p²/2m कॉमन ले लें तो हमारे पास 1.44 माइनस 1 आ जाएगा, इससे 0.44 p²/2m आ जाएगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इतना है। परसेंटेज में लिखना चाहते हैं 100 से मल्टीप्लाई करें। परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 44% ऑफ p²/2m, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 44% आप लिख सकते हैं। 44% ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1, सो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी 44%। सो ये प्रॉपर तरीका है, आप इसे करते हैं या वो शॉर्टकट आपको याद रहता है। इंक्रीज के लिए यहाँ पर प्लस है, डिक्रीज के लिए माइनस पुट करें। एंड देन क्वेश्चन नंबर 11। So question 10 में option A correct है, 44%. Question number 11, if kinetic energy of a body becomes 4 times of its initial value, kinetic energy 4 गुना हो गई है,
अगर काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम बढ़ गई है तो पूछा क्या है, पूछा ये है कि न्यू मोमेंटम विल बी, तो नया मोमेंटम क्या होगा। सो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आपने देख लिया। काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ मोमेंटम। तो इफ काइनेटिक एनर्जी इफ मोमेंटम इज रिटन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी यू गेट 2m ke, 2m इधर मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लगाएंगे, ये हो जाएगा जी 2m काइनेटिक e। अब 4 टाइम करने से स्क्वायर रूट में एक 4 का इजाफा हो जाएगा और 2m के ई पहले से मौजूद, तो आप क्या करेंगे, ये 4 बाहर आएगा, ट्वाइस द इनिशियल वैल्यू, दिस इज न्यू मोमेंटम नाउ, सॉरी दिस वन, एंड इस 4 से 2 बन जाएगा, बाकी उसी तरह रहेगा। सो द न्यू मोमेंटम इज डबल द प्रीवियस मोमेंटम, p डैश इज 2p। सो इसमें ऑप्शन A is correct. Well, it should be doubled. New momentum is doubled. Well, two bodies with kinetic energy is ये question number 12 को ज़रा देखें। Two bodies with kinetic energy is in the ratio 4:1 are moving with equal linear momenta. The ratio of their masses. For question number 12 में आपने once again यही फार्मूला यूज़ करना है। kinetic energies के दरमियान अगर रेशो गिवन है, यानी कि E1 रेशो के E2 दैट इज़ 4:1 ऑलरेडी गिवन है, तो मासेस के दरमियान रेशो चाहिए m1:m2। ऑब्वियसली जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है उसका मास कम होना चाहिए। रीज़न ये है कि मोमेंटम कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी और मास के दरमियान इन्वर्स रिलेशन होगा, तो ये उल्टा हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Then in question number 13, a body of mass 5 kilogram is moving with a momentum of 10 kilogram meter per second. A force of 0.2 Newton acts on it in the direction of motion of the body for 10 seconds. The increase in its kinetic energy is. So ये एक तरह का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जीज के अंदर चेंज मांगी है, ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी के अंदर ऑलरेडी मूविंग ऑब्जेक्ट है, वेल और मास गिवन है कितना 5 kg। क्वेश्चन नंबर 13, mass is given as 5 kg and so momentum is 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इनिशियली and then a force acts on it and the momentum does change. So पहले हम इस momentum के लिए kinetic energy find कर लेते हैं, that is p1 square divided by 2, because force जब लगेगा तो momentum change होगा, और कितना change होगा वो हम कैसे बताएंगे। चेंज इन मोमेंटम का तरीका ये है कि फोर्स को डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दें। फोर्स गिवन है, फोर्स क्या गिवन है, फोर्स इज गिवन इज 0.2 न्यूटन, टाइम इज गिवन इज 10 सेकंड्स। सो ये हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाइड विथ 10, इट इज़ 2 न्यूटन सेकंड्स और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इतना उसमें इंक्रीज आया। अब पुराना मोमेंटम था 10, नया मोमेंटम क्या हो जाएगा, अगर मैं p2 माइनस p1 को 2 लिख लूँ तो p2 जो है 2 प्लस p1 हो जाएगा, यानी 2 प्लस 10, p2 हमारे पास हो जाएगा 12। तो नया मोमेंटम 12 है। अब पुराने मोमेंटम पे अगर आप काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज़ फाइंड करें, दैट इज़ 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड विथ 5, सो 100 डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ से आ जाता है 10। और अगर इस दूसरे के लिए हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फाइंड करें तो उसकी क्या वैल्यू आ जाती है, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी 2 एंड दैट इज़ p2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, p2 इज़ 12, सो 12 का स्क्वायर 12 मल्टीप्लाइड विथ 12 होगा, और नीचे 2 क्रॉस 5 है, तो ये आ जाता है 144 डिवाइडेड बाई 10, इट इज़ 14.4। और अगर आप पुरानी
और नई काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस देखें, सो डेल्टा के ई वुड बी 14.4 minus 10 and that is 4.4 joules. So the change in kinetic energy of the body is 4.4 joule. Option D is correct. And then the last question, उसमें वो कहते हैं कि जी अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दोनों को डबल किया जाए, वर्क वुड बी. सो क्वेश्चन नंबर 14, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट आपको वर्क देता है, तो 2F मल्टीप्लाइड विथ 2D, ये क्या हो जाएगा, नया वर्क हो जाएगा. सो ये 4 times FD यानी प्रीवियस वर्क का 4 टाइम हो जाएगा. 4W इज W डैश. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा. ना लापामा.